What are your views on Unnao? उन्नाव बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। 2017 से लेके अभी हम 2025 में बैठे हैं और ये लड़की सफ़र किए जा रही है तब से आज तक। कहीं भी उसे जस्टिस नहीं मिल रही। अगर आप इस केस में जज होते तो आप क्या फैसला सुनाते? मान लो उन्होंने डिसीजन दे दिया जो किसी पॉलिटिशियन को नहीं अच्छा लगता तो और वो अटैक करने आ गए। आई विल परहैप्स बी अ लिटिल स्कैर्ड इन रेंडरिंग अ डिसीजन। What are your views on Aravali judgment? तो हमें गांधी जी के पास वापस जाना पड़ेगा कि गांधी जी ने बोला था आप त्योहार मनाते हो, पुलिस वाला त्योहार झेल रहा होता है, उसका घर खाली है, उसकी दिवाली खाली है, उसकी होली खाली है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशु प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पॉडकास्ट शो साइकोरियन टॉक्स में। और आज की जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ अ लॉयर, मिस्टर धीरज मल्होत्रा। और आज हमने उनसे बात करी अरावली जजमेंट के बारे में, उन्नाव केस के बारे में, दिल्ली के बढ़ते AQI के बारे में और साथ में पुलिस वालों पर। और आई होप आपको ये कन्वर्सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी लगने वाली है। एंड दिस पॉडकास्ट इज ब्रॉट टू यू बाय साइकोरियन मैट्रिमोनियल सर्विसेज। लेट्स बिगिन द शो। तो कैसे हैं धीरज सर आप? बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी अगेन। हाँ, वर्थ इट बनता भी था। अब रिसेंटली इतना टॉपिक चल रहा है तो हमें लगा एक महापुरुष को बुलाना चाहिए जो इस पे अच्छे से अपना ज्ञान न्यौछावर कर पाए। तो बहुत दुखी हूँ, जो टॉपिक्स आपने बोले हैं उनको देख के बहुत दुखी हूँ। डेफिनेटली सभी हैं क्योंकि काफ़ी सीरियस टॉपिक हैं सारे। तो नहीं, ये गणतंत्र की फेलिंग है, प्रजातंत्र की फेलिंग है, कह सकते हैं। हाँ। तो उन्नाव से शुरू करते हैं। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन उन्नाव के? उन्नाव बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। 2017 से लेके अभी हम 2025 में बैठे हैं और ये लड़की सफ़र किए जा रही है तब से आज तक। कहीं भी उसे जस्टिस नहीं मिल रही। मिलती है तो उसके हाथों से जा रही है। देखेगी, हम सारे देख रहे हैं, वो खुद देख रही है, खुद आके प्रोटेस्ट करती है इंडिया गेट पे, उसे उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। सवाल ये पूछे जाते हैं कि भैया वो इंडिया गेट क्या कर रही है? ऐसे सवाल एक लड़की से जो आज तक सफ़र कर रही है और वो भी एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से। आपको पता होगा शायद कि रिसेंटली एक पॉलिटिशियन ने ही पूछा कि वो इंडिया गेट पे क्या कर रही थी। भाई ऐसा पूछना बनता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिस्टम ही खराब हो चुका है। बिल्कुल। और इसमें हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि जब वो इंसिडेंट हुआ, शी वॉज अ माइनर। 2017। यस, तब वो माइनर थी तो उन पे पॉक्सो लगा जो करने वाले थे जी। तो इसमें दो टाइप के असॉल्ट का वो आया, एग्रीवेटेड असॉल्ट और पेनिट्रेटिव असॉल्ट। यस। तो एक बार आप एग्रीवेटेड असॉल्ट और पेनिट्रेटिव असॉल्ट को थोड़ा डिफरेंशिएट कर दीजिए और ऑडियंस को समझा दीजिए क्या है। पेनिट्रेटिव असॉल्ट वो हो गया जहाँ पेनिट्रेशन हुई। ओके। एग्रीवेटेड असॉल्ट वो हुआ जहाँ करने वाला, इस कॉन्टेक्स्ट में करने वाला एक पब्लिक सर्वेंट था। ओके। उसमें एग्रीवेशन आ गई बिकॉज एक एलिमेंट ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कि भाई हमें उस पर विश्वास है, हमें उससे कुछ आकांक्षाएं हैं कि वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसको एक अलग तरीके से चलना है जीवन में। ओके। तो वहाँ एग्रीवेशन वाला एंगल आ गया, एग्रीवेटेड असॉल्ट वहाँ आ गया और पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन आ गई जिस पे इस समय मुद्दा खड़ा हुआ है। जी, और हम चाहेंगे थोड़ा इस पे ऑडियंस को भी हम समझाएं कि हुआ क्या है, थोड़ा सा ये पब्लिक सर्वेंट वाला मैटर कैसे ट्विस्ट करा गया है, इसको कैसे डाला गया है, उसके फ्लॉज थोड़े से जो निकल के आए थे, एक बार उस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। आप पहले आ जाएं कि IPC कब का कानून है? बहुत पुराना है, काफ़ी ज़्यादा पुराना है। IPC 1860 का कानून है। ओके। अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है। ठीक है। उसमें एक सेक्शन 21 है। उस सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट डिफाइंड है। क्या पब्लिक सर्वेंट के बहुत है, 12 की 13 सब सेक्शन है उसके। पर उसमें अगर हम इनको देखने जाएं तो ये कहाँ कैप्चर होंगे? ये इलस्ट्रेशंस में कैप्चर हो जाते हैं भाई साहब। मतलब अभी बताता हूँ जी। तो 1860 का बना हुआ कानून, जब ना प्रधानमंत्री था, ना लेजिस्लेचर था, ना कुछ था, राइट? तब तो अंग्रेजी राज करते थे। हाँ। तो उन्होंने उसी हिसाब से, अपने राज के हिसाब से नहीं, उन्होंने जो डेफिनेशन बनाई, उन्होंने बोला कि विल इंक्लूड। अब कानून में दो टाइप के डेफिनेशन होते हैं। ओके। इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव। ठीक है। इंक्लूसिव जो डेफिनेशन होती है, इंक्लूसिव डेफिनेशन में आप उदाहरण दे देते हैं और उसके बाद जज के पास ये काबिलियत होती है कि वो उदाहरण के तौर को लेके फिर वो बोले ये बंदा जिसकी पोस्ट नहीं रखी गई, मैं उसको भी इंक्लूड कर सकता हूं क्योंकि ये फंक्शंस डिफाइन किए हैं इन्होंने। तो उसमें फंक्शंस डिफाइंड हैं। ओके। अब उस कानून में हम ये बोलें कि जी एक MLA उसमें लिखा नहीं हुआ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखा नहीं हुआ, ये एक कन्वीनियंट इंटरप्रिटेशन हो गई। अगर एक्सक्लूसिव होता कि विल
बी लिमिटेड टू द फॉलोइंग। पब्लिक सर्वेंट मीन्स ये कि पब्लिक सर्वेंट का मतलब है ये लोग और कुछ नहीं, तो वो हो गई एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। एक्सक्लूसिव लिस्ट है और इसके अलावा कोई नहीं। ओके। इंक्लूसिव लिस्ट में बोला जी उदाहरण के तौर पे ये हैं और ऐसे लोग लिख दिया। ओके। इस प्रकार के लोग, जैसे आप मान लो आपने एक फल को डिफाइन किया, राइट, मैंने कानून में लिख दिया कि जिस आदमी ने दूसरे आदमी पे फल फेंका उस पर 500 रुपये जुर्माना, ठीक है। अब कद्दू फेंक दिया तो क्या 500 रुपये का जुर्माना ऑफेंस हुआ? हाँ होगा, फल नहीं है, वेजिटेबल है। पर उन्होंने लिख दिया ना कि उसके जैसा। करेक्ट, तो वो हो गया इंक्लूसिव डेफिनेशन, हो गया। ओके। राइट। एक्सक्लूसिव डेफिनेशन हो गई जहां लिख दिया भाई सेब, संतरा, एक नारंगी, specify कर ये 6 चीजें और इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, तो इस केस में क्या हुआ है? यहाँ वो नहीं है, यहाँ अगर आप, हाँ, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। अब इंक्लूसिव डेफिनेशन होते हुए भी इसको इस तरह से इंटरप्रेट करना मेरे हिसाब से कहीं गलत है। ओके। हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव लेते हुए कि भैया ये 1860 का सेक्शन है, इसमें एक और क्वेश्चन आता है जो मेरे बेटे ने रेज किया था। सो मेरा बेटा है निताई, 19 साल का है, क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहा है, ओके। A+ आया उसका। ओके। सोचता है, दिमाग लगाता है, A+ मीन्स द बेस्ट पॉसिबल ग्रेड। सो मेरी और उसकी बातचीत चल रही थी, तो उसने मेरे को बताया कि पापा इसमें एक और इशू आ रहा है। मैंने कहा क्या इशू है बेटा? बोला इशू ये है कि पापा द पावरफुल आर द वंस हु आर मेकिंग द लॉ। तो उसने मेरे लिए थोड़ा सा, जब हम बात कर रहे थे जी, तो उसने मेरे को ये पॉइंट आउट किया कि क्या ये लॉ कभी अमेंड हुआ कि 1860 से वही चल रहा है? तो आप जानते होगे BNSS आया। हाँ वही मैं आने वाला था उस पर। क्या उसमें आया ये रूल? हाँ, सो अमेंड हो गया। हाँ। अमेंडमेंट के बाद भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं इंक्लूड हुआ उसमें, ओके। इन द डेफिनेशन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। इन द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 21 ओके। वो अब अमेंड होकर दूसरा सेक्शन बन गया। पर BNSS में वही सेक्शन कट कॉपी पेस्ट, सिर्फ एक चेंज हुआ है, आर्मी नेवी जो मिलिट्री पर्सनल थे या उनको इंक्लूड कर दिया बस ओके। वो डाल दिया, और नहीं वो क्लैरिफिकेशन दिए, इंक्लूड नहीं किया। वो पहले मिलिट्री लिखा हुआ था, अभी आर्मी एंड नेवी लिख दिया। और यहाँ भी कहीं ये MP या MLA को नहीं लेके आए, इंक्लूड नहीं करा। सो इससे निताई ने जो आइडेंटिफाई किया, ओके, तो हाँ जी, क्या किया? कानून बनाता कौन है? द पावरफुल वन। द पावरफुल। The powerful will protect themselves Yes, and leave the powerless in the way of harm. कि पावरफुल लोग अपने ही हित में काम करेंगे और बाकियों को जो आम जनता है उनके हित में काम नहीं करेंगे। ये क्रिमिनोलॉजी का बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, ओके। especially where law making is in the hands of a few. तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो इस केस में हुआ है जी, उसमें जो एग्रीवेटेड असॉल्ट था IPC सेक्शन 21 के तहत, यस, उसकी आई गेस 20 साल की सज़ा है एग्रीवेटेड असॉल्ट की। तो हमारे जो MLA साहब हैं उनको बचाने के लिए इसको पेनिट्रेटिव असॉल्ट दिखा दिया और एग्रीवेटेड नहीं दिखाया, क्योंकि उसके अंदर MLA की डेफिनेशन नहीं है। एग्रीवेटेड के अंदर MLA की डेफिनेशन नहीं है, वहाँ पे MLA कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव है। करेक्ट। तो इस तरीके से हमारे MLA की जो सज़ा है यस, वो कम हो गई। करेक्ट। तो ये इन्होंने अभी कम नहीं हुई जी, अच्छा हुई नहीं है, नहीं, फिर अपील पेंडिंग है। अच्छा पेंडिंग है, लेकिन हो सकती है, हम ये कह, अगर मैं सही वर्ड बोलूँ। अभी सस्पेंशन हुई है, अभी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हुई है, जी, जो पावर हाई कोर्ट के पास होती है। ओके। अगर ये पावर इनकरेक्टली एक्सरसाइज है तो सुप्रीम कोर्ट जाओ। ओके। सो अभी भी ऑप्शंस ओपन हैं, जो ऑप्शंस एक्सरसाइज हो रहे हैं। ओके। पर तो प्रश्न फिर वापस वही आएगा कि अगर CBI जाती है, जी, स्टेट जाता है, तो स्टेट तो ऑलरेडी उसी के हाथों में है। इतना हिस्टोरिकली हम देख चुके हैं, तो रिलीफ मिलेगा तो कंप्लेनेंट की दलीलों पे ही मिलेगा। कंप्लेनेंट ही इसी चीज को आगे चला पाएगी। ये स्टेट ढंग से चलाएगा, ये एक्सपेक्टेशन हमें नहीं करनी चाहिए। ओके। स्टेट पे प्रेशर ज़्यादा है, या स्टेट मशीनरी पे जैसे CBI हो गई, प्रेशर ज़्यादा है। बिकॉज ऑफ MLA है वो, तो काफ़ी पावरफुल, यस, आपने बताया। यस, ओके। तो आपने अभी रिसेंटली बहुत वो चल रहा है कि वो ही वॉज रिलीज्ड, इनको बेल मिल गई, रिलीज ही वॉज ग्रांटेड बेल बट नॉट रिलीज्ड। ओके, ही वॉज ग्रांटेड बेल। ओके।
नहीं, अभी काफ़ी सोशल मीडिया पे हो गया था ना कि लोग काफ़ी आउटरेज हो गया था एकदम से कि कैसे इसी लोग उसको समझ नहीं पाए। कैसे आप उसको रिहा कर सकते हो, वो घूम सकता है। तो बेसिकली वो जो एमएलए था उसको बेल मिली है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसे छोड़ा नहीं गया है। अभी उसकी सज़ा चल रही है, वो पूरी सज़ा अभी काटेगा अपनी जो उसकी बची हुई है। तो अभी उसकी 3 साल की सज़ा और है, जैसे कि हमने देखा पेनिट्रेटिव असॉल्ट में इसको डाला गया है, उसकी सज़ा है 7 साल और एग्रीवेटेड की है 20 साल। उसके साथ साथ 10 साल की सजा है। किस में? एग्रेवेटेड में 10 साल। अच्छा, एग्रीवेटेड 10 साल, ओके सॉरी। तो 3 साल भाई साहब के हट जाएंगे। अच्छा, एग्रीवेटेड की 10 साल है, पेनिट्रेटिव की 7 है, और साथ में जो उसका एसोसिएशन जो कॉन्स्पिरेसी के तहत उसको डाला गया, उसकी सज़ा कितनी है? उसकी भी 10 साल है। उसकी भी 10 साल है। तो अब मेरा सवाल ये है कि जिस 10 से वो बच के 7 साल की काट रहे, 3 साल उसने अपने यहाँ निकाल लिए, बचा लिए, 7 साल की वो काट चुका है। अब जो 10 साल और है वो इसी के साथ कटेगी कि अब वो उसके 3 साल बचे, या अब वो 10 साल और काटेगा? वो टोटल 10 साल जेल काटेगा या 17 साल जेल काटेगा? 10 और 10 20 साल की होगी। अगर अपील सक्सेसफुल हो जाती है तो 17 साल की होगी। 7 साल झेल चुका है, ओके, तो अब 10 साल और बाकी रहेंगे। 10 साल और बाकी हैं। तो अभी बस वो सिर्फ बेल पे रिहा हो। वो भी अपील में। हाँ जी, दूसरे वाला केस भी अपील पे है, तो आप 10 मान के चलें, ओके पर अगर वो अपील सक्सेसफुल होगी तो वो 10 गायब और भाई साहब बाहर। ओके। अब मेरा एक सवाल आपसे है कि अगर आप इस केस में जज होते तो आप क्या फैसला सुनाते? तो कानून ने एक जज को ना काफ़ी सारे टूल्स दिए हुए हैं इंटरप्रिटेशन के लिए। जैसे ये इंक्लूसिव डेफिनेशन थी, तो मैं पहली चीज़ तो उस इंक्लूसिव डेफिनेशन पे जाता। दूसरा मैं जाता कि पॉक्सो क्रिएट क्यों किया गया, कि पॉक्सो इज़ टू क्रिएट अ स्पेशल क्लास, कि हमारे जो बच्चे हैं अगर उनके साथ कुछ गलत हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भारी होने चाहिए, क्योंकि हमारा पर्पस, इसको पर्पसिव इंटरप्रिटेशन कहते हैं। तो मैं एक पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करता स्टैच्यूट का सहारा लेते हुए। मतलब थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर। सो स्टैच्यूट, जब भी कोई कानून बनता है तो कानून में ना एक ऑब्जेक्शन रीजंस ऊपर लिखे जाते हैं कि हम ये कानून क्यों बना रहे हैं, राइट। सो इसमें लिखा गया है कि भाई बच्चों के खिलाफ जो जुर्म होते हैं उनके सज़ा ज़्यादा होनी चाहिए, हमें बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। अगर मैं इसको बड़े जेनेरिक टर्म्स में बोलूँ कि भाई ये बच्चे हमारा भविष्य हैं, आज वो नादान हैं और कई तरीक़ों से लाचार हैं, उनके पास सुविधा नहीं है, वो लड़ नहीं सकता बेचारे, या लड़ नहीं सकती, तो उसके साथ अगर कोई बड़ा गलत करता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो हमने उन कॉन्सिक्वेंसेस को भारी किया ताकि उनके साथ कुछ गलत ना हो। तो अगर मैं इसको पढ़ने जाऊं तो मैं बोलूँगा क्योंकि ये इरादा था और इस आदमी ने ऐसा किया, तो मैं इसको इस तरह से इंटरप्रेट करना चाहूँगा, राइट। वो मेरे पास एज अ जज ये काबिलियत है, ये पर्पसिव इंटरप्रिटेशन इज़ ए सेटल्ड प्रोपोजिशन, ठीक है, राइट। मैं पर्पसिव इंटरप्रिटेशन को यूटिलाइज करता। तीसरा, मैं 1860 की जो 1860 का है, और मैं वापस आता जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो इस जज ने इस्तेमाल किया, मैं वहाँ से फिर डेफिनेशन उठाता जो शायद इन्होंने उठाई होगी अपनी जजमेंट में, और मैं इस आदमी को बाहर नहीं आने देता। अब इसमें मेरे पास 2 ब्रह्मास्त्र भी हैं, डिपेंड करता है मैं कहाँ का जज हूँ। अगर मैं ट्रायल कोर्ट का जज हूँ मेरे पास ब्रह्मास्त्र नहीं है। ओके, हाई कोर्ट का जज हूँ तो मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है 482, जो अभी शायद 528 हो गया BNSS। क्या कहती है वो धारा? तो वो मेरे को अनलिमिटेड पावर्स देती है, जैसे? मैं कुछ भी कर सकता हूँ इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, ओके, राइट। ठीक है। सो और वही चीज़ सुप्रीम कोर्ट के पास है, 142 है, वो और भी बड़ी, ओह, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी डिक्लेयर कर सकती है, जो भी डिक्लेयर करेगी वो पत्थर की लकीर, न्याय बन जाएगा, राइट। उस पर लिमिटेशंस हैं कि भाई आप लेजिस्लेटिव डोमेन में नहीं जाएंगे। तो ये ना पीछे आपने देखा होगा, लोग कह रहे थे कि भाई वी हैव एन एक्टिविस्ट जुडिशरी, कि जुडिशरी लेजिस्लेटिव डोमेन में घुस रही है, एग्जीक्यूटिव डोमेन में घुस रही है। अच्छा। और घुसी थी, घुसना शुरू हुई, अब हम पीछे हटना शुरू हो गए, जुडिशरी पीछे हट रही है जी। तो क्या कर रहे थे कि भाई जब दिख रहा था जैसे MCD कुछ नहीं कर रही थी, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन चले जा रही थी, तो अगर आपको याद हो कि एक सब्रवाल साहब थे हमारे चीफ जस्टिस, उन्होंने सारी सीलिंग करा दी थी, राइट। सो वो जुडिशरी का काम नहीं है, पर जुडिशरी ने ये रिकग्नाइज करते हुए कि एग्जीक्यूटिव अपना काम नहीं कर रही, तो जुडिशरी घुस गई। ओके, तो हमारे पास बहुत टूल्स हैं एज ए जज कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, तो मैं इसमें बाहर नहीं आने देता इन्हें। दूसरा, ये जो बेल है, मैं बेल डिनाई करता, क्योंकि ये रिकग्नाइज फैक्ट है, मेरे सामने हिस्ट्री पड़ी है, 2017 से हम 2025 में हैं, राइट। 2017 से 2019 तक विदाउट सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन कुछ भी नहीं हुआ,
और ऑन रिकॉर्ड है कि सीनियर ऑफिसर्स के साथ कोल्यूड करते हुए बंदे ने विक्टिम के पिताजी को उठवा लिया, उन पे आर्म्स एक्ट के चार्जेस लगवा दिए, उनको पीट पीट के पुलिस स्टेशन में ही मार दिया गया। अब उसको मर्डर नहीं कहा है इन्होंने, उसको कल्पेबल होमिसाइड कहा है कि इंटेंट टू मर्डर नहीं थी। ओके, राइट, बट इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि भैया उन एक्शन से डेथ होगी। अब क्या इंटेंट नहीं थी? बिल्कुल। मैं इस पे भी सवाल उठाऊंगा कि आपने अगले को उठवाया क्यों, आपने उस पर ट्रम्प चार्जेस लगवाए क्यों, उसको पुलिस में लाके इतना पिटवाया क्यों पुलिस स्टेशन में लाके कि वो बंदा मर ही गया। ओके, So would that be culpable homicide, or was there premeditation which started from the initiation of that arms act case? So intention था। इंटेंशन था, बिल्कुल। Yes. So मैं उधर जाऊंगा ओके, और मैं नहीं छोड़ूंगा, और इसके इन्फ्लुएंस को देखते हुए मैं इसकी बेल डिनाई करूंगा बिल्कुल, यही कि होना ये चाहिए। आदमी बाहर आके फिर से इन्फ्लुएंस करेगा। और इसमें एक सवाल ये भी आता है ना कि पॉक्सो में तो आप नॉन बेलेबल होती है, फिर भी नहीं, वो नॉन बेलेबल दूसरा, वो कॉन्सेप्ट दूसरा है जी। नॉन बेलेबल, दूसरा है। हाँ, वो कॉन्सेप्ट दूसरा है। जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है वो ये है कि पुलिस की पावर टू अरेस्ट उसमें है, और उसमें फिर बेल जो देगा वो जज देगा। सो नॉन बेलेबल बाय द पुलिस। अच्छा, बेलेबल वारंट होता है जहां पुलिस अपने आप ही अपने आप को सेटिस्फाई करके बेल दे सकती है। ओके। नॉन बेलेबल वो है जिसमें इसमें क्या आपको हुआ है? बेल ग्रांट करवानी पड़ेगी, ऑटोमेटिक बेल नहीं मिलेगी आपको। इसमें पुलिस ने खुद को सेटिस्फाई करके बेल दी है, ये नहीं, हुआ है? इसमें पुलिस ने सेटिस्फाई नहीं किया सर। इसमें- इसमें जज नहीं, वो अगर मैं उसकी अपील एडमिट कर रहा हूँ, उसके कन्विक्शन की मैं अपील एडमिट कर रहा हूँ और सेंटेंस को सस्पेंड कर रहा हूँ, तो मैं उसको बेल पे रिलीज करूंगा। पर मेरे सामने जब उसकी दूसरी अपील खड़ी है, उसके एक्शंस खड़े, फैक्ट्स ऑफ द केस खड़े, डिस्क्रेशन मेरी है। ओके, अब इसमें दूसरा एस्पेक्ट आएगा। आप इसको इस तरह से समझें कि बेल सिर्फ आपके चार्जेस से रिलेटेड नहीं है। बेल आगे आपकी पोजीशन जो है सोसाइटी में, जो अगर मैं बैठा होता तो मैं कहता आपकी पोजीशन ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कि आप इंटिमिडेट करते हो, राइट, आप गलत काम करते हो, राइट। अभी अपीलें पेंडिंग हैं, जी, कंप्लेनेंट भी अपील कर सकती है, आप कंप्लेनेंट को इंटिमिडेट कर सकते हैं, आप कंप्लेनेंट को मार भी सकते हैं, ये एस्टैब्लिश्ड है। अच्छा, अगर आप उसके पिता को मार सकते हैं, मैं जस्टिफाई कर रहा हूं अपने आप को, तो अगर आप उसके पिता को मार सकते हैं, क्या आप उसको नहीं मार सकते? बिल्कुल, बहुत ईजी है। तो आपकी प्रोपेंसिटी तो मेरे को दिख रही है, तो मैं आपको भी बाहर नहीं आने दूंगा। जाओ आप सुप्रीम कोर्ट, मान लीजिए मैं हाई कोर्ट में बैठा हूं। अब हाई कोर्ट वाले जज की दुविधा ये है, अगर वो इतना तगड़ा ऑर्डर पास करता है, क्या सुप्रीम कोर्ट उसको अपहोल्ड करेगा? कई जगह हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स को लेके रिवर्स करती है, पावर है, राइट। तो जज कैसा फील करता है, सही या गलत किया उसने, गलती वो फील कैसा करता है कि मैंने तो यार सही ऑर्डर सही किया, ऑर्डर दिया था, इन्होंने वो कर दिया। उन्होंने गलत कर दिया। कई बार ये भी है, हो भी सकता है कि जज ने ही गलत ऑर्डर दिया हो तो सुप्रीम कोर्ट सही कर रही है उसको। सो जो अनसर्टेनिटी है ना कि सुप्रीम कोर्ट का आउटकम क्या होगा, या जहां लॉ आज के दिन में क्लियर नहीं है, क्योंकि जजमेंट्स दोनों तरफ आए जा रही हैं। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सेम इशू पे दोनों तरफ के दिखा दूंगा, और सिमिलर फैक्ट्स में कहीं उन्होंने चीज को अलाउ किया, दूसरी जगह डिसअलाउ कर दिया। तो हाई कोर्ट के जज के लिए भी प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, तो और वो कितना आगे जाए, कितना फर्म डिसीजन दे, उसके सामने भी एक ऐसा आदमी पड़ा है जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा दिख रहा है। इस तरह के काम कर जाना और फिर भी बचे रहना, 2017 से जाके 2019 में जाके एक्सपेल होना, 2020 में आके वापस फिर अपीलें करा लेना अपनी, स्टेट को कंट्रोल करना इस तरह से कि स्टेट एक्ट करे स्लोली इन हिज इंटरेस्ट। मैं भी इंसान हूं, मैं भी बैठा देखूंगा, मैं कह इस आदमी से पंगा लें, so I will perhaps be a little scared in rendering a decision. So वो हाईकोर्ट के जज को, मेरे हिसाब से किसी भी जज को, इंसान है आखिर, हमें भी जिंदगी जीनी है, तो थोड़ा डरेगा। जैसे मैंने आपको बताया, एज ए लॉयर मेरे को डर लगेगा कि भैया किसी ने बोला भाई कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ एक केस मेरे को करना है, मैं मना कर दूंगा, मेरे को मेरी जान बचानी,
बिल्कुल। तो ऐसे आदमियों के सामने, ऐसे बाहुबली जैसे कहते हैं, बाहुबलियों के सामने जाएं कैसे? तो इसी में आगे अभी वो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, लोग मांग रहे हैं कि एडवोकेट्स को प्रोटेक्ट कर लो। भैया पर एनफोर्स तो पुलिस ही करेगी, उसको बाहुबली कंट्रोल कर जाएगा, वो एसपी साहब को बोल देगा, या तो बाहुबली को थाने वाला कंट्रोल करने के controlled। लिए आपको भी बाहुबली होना पड़ेगा। बाहुबली कानून को होना पड़ेगा, हम बाहुबली नहीं हो सकते। गुड वन। या बाहुबली कानून को समझना पड़ेगा। आज के दिन में कानून एक सबके लिए बराबर होना चाहिए। नहीं, आज के दिन में कानून एक, होना चाहिए। सर मैं कुछ और कह रहा हूँ, आज के दिन में जो हमारी न्यायपालिका है, कानून तो लेजिस्लेचर ने लिखा है, हमारी न्यायपालिका ना एक रुई का किला सा बन गई है, रुए का बना हुआ, कोई भी आग लगा सकता है। जी। ये हाल हो रहा है अभी जुडिशरी का। सो हमें एक बार अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हमारे जजेस के पास न पुलिस है, न आर्मी है, न फोर्स है, न कुछ है। तो वो अपने आप को डिफेंड कैसे करें? मान लो उन्होंने डिसीजन दे दिया जो किसी पॉलिटिशियन को नहीं अच्छा लगता या पुलिस वालों को नहीं अच्छा लगता, और वो अटैक करने आ गए। जज के पास हथियार नहीं, कागज है, कलम है, जला देंगे, वो कानून बदल देंगे, क्या कर लोगे? तो जब आप जाओगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर का प्रोटेक्शन देता है कि जी आप बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं बदल सकते, उसको भी कैसे हैंडल करोगे? क्योंकि वो कर लेंगे, आपके पास आएगा, मानेंगे नहीं, तो क्या करोगे? तो ये जो रुए का किला है, ये कोई भी जला सकता है, जनता भी जला सकती है। तो आज के दिन में जो सिचुएशन है उसमें जज इतना फर्मली नहीं चल सकता। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं इस केस से, अगले मुद्दे पे चलते हैं, जो है अरावली। जी। अरावली की जजमेंट। हाँ, व्हाट आर योर व्यूज ऑन अरावली जजमेंट? अरावली जजमेंट पे 4 व्यूज़ थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। ऐतिहासिक तौर पे एक हमारी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, और वो एम्पावर्ड कमेटी सारे फॉरेस्ट रिलेटेड इश्यूज़ को देखती है। ये शुरुआत हुई थी, MC मेहता करके एक एक्टिविस्ट थे, उन्होंने एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे काफ़ी लिटिगेशन करी। ओके। और एनवायरमेंटल इश्यूज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल ग्रीन बेंच बना दी थी। तो जो भी ऐसे मैटर्स आते थे वो सारे वो ग्रीन बेंच के सामने जाते थे। हम उसे ग्रीन बेंच कहते हैं, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड बेंच थी, प्योरली लुकिंग एट एनवायरमेंटल इश्यूज़। 2019 के बाद वो बेंच डिसबैंड हो गई और ये मुद्दा CJI साहब के सामने पेंडिंग था, CJI की कोर्ट के सामने। यहाँ पे CEC का ओपिनियन भी आया कि अरावली को पूरे को प्रोटेक्ट किया जाए, नॉट द प्रपोज्ड डेफिनेशन। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को एडवाइस करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के पास, हर कोर्ट के पास पावर होती है कि एक एमाइकस क्यूरे अपॉइंट कर दे। एमाइकस क्यूरे होता है कोर्ट का दोस्त, कोर्ट का सलाहकार। तो कोई अच्छे वकील को लेके उसको सलाहकार की उपाधि दे दी जाती है और वो सलाहकार फिर कोर्ट को एडवाइस करता है। ओके। इस इशू में सलाहकार जो थे एमाइकस क्यूरे, उनका व्यू ये था कि ये वाली डेफिनेशन गलत है, 100 मीटर वाली। ओके। सो 2 हो गए, एमाइकस हो गया, CEC हो गया। तीसरा जो फॉरेस्ट सर्वे ने डेफिनेशन बना रखी थी जी, वो भी ये थी कि ये 100 मीटर वाली डेफिनेशन से अलग थी। ओके। और वो ऑलमोस्ट पूरी अरावली को कवर करती थी। चौथी ये डेफिनेशन थी। ओके। तो 3 सलाहकारी एम्पावर्ड कमेटी हो गई, एमाइकस और फॉरेस्ट सर्वे, तीनों का व्यू ये है कि ये डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए, ये 100 मीटर वाली डेफिनेशन एक्सेप्ट कर ली। ओके। आप इसको देखो तो भाई किसी ने बोला कद्दू की सब्जी चाहिए और डेफिनेशन में डाल दिया कि भाई कद्दू की सब्जी क्या होती है, अरावली चाहिए, अरावली क्या होती है, बोला जी कद्दू की सब्जी होती है कद्दू। तो अब आपको कद्दू दे दिया, उसमें मसाले डलते हैं, तरी बनती है, सब कुछ बनता है, वो सारा कुछ मिलके कद्दू की सब्जी होती है। तो ये तो कद्दू है जी। पर सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड किया गया शायद, जो जनरल व्यू है। ओके। उसके बाद एक नोटिफिकेशन भी आ गई। तो इन ऑल फेयरनेस जब पब्लिक की हाहाकार उठी, राजस्थान उठ गया, हरियाणा उठ गया,
सारे अपनी अरावली को अपनी माँ मानते हैं या अपना रक्षक मानते हैं। तो अरावली के हम लोग ईस्ट साइड पे ज़्यादा बसे हुए हैं। वेस्ट साइड पे हमारे रेतीला थार एक्सटेंड करता है। सो थार की हवाएं सैंड लेके आती हैं, वो अरावली रोक देती है जी। दूसरी तरफ हरियाली फैलती है। इस पे एक रिपोर्टर का कुछ कहना था, अगर आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। 2 रिपोर्टर हैं, एक तो बहुत ही मानचिन्ह रिपोर्टर है, दोनों कहते हैं और कुछ और लोग भी कह रहे होंगे कि दिल्ली एक कटोरे में पड़ा हुआ है जी। और वो कटोरे में सारा गंद इकट्ठा हो रहा है। तो अरावली एक दीवार है, अरावली को हटा दो, सारा गंद बाहर चला जाएगा। अच्छा। वो ये भूल जाते हैं कि दूसरी तरफ रेतीला इलाका है, वहाँ से सारी रेत इधर आ जाएगी। ना सिर्फ वो, अरावली इटसेल्फ एक इकोसिस्टम है, उसमें झरने हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, पहाड़ हैं, जानवर हैं, बस्तियां बसी हुई हैं। इलीगल माइनिंग ऑलरेडी उधर चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको पहले प्रोटेक्ट कर दिया हुआ है। अब ये प्रोटेक्टेड चीज़ को आप हटाना चाहते हो जो सदियों से खड़ी है, जो एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटेडली एक हमारे लिए इकोलॉजिकली प्रोटेक्टिव सिस्टम है। अब सोचिए इतने सारे पेड़ दिल्ली के आसपास, सारे अरावली में बैठे हैं, अपना रिज हो गया, उस तरफ से फरीदाबाद वाली रेंज हो गई, ये सारे हरे भरे हैं इस समय जी। इलीगल माइनिंग होती है, थोड़ी बहुत होती है, वो रोकना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि हम बोल दें कि भाई नहीं अरावली को अब रीडिफाइन कर देते हैं। तो शायद वो प्रोपेगेंडा है। ओके। अरावली इज़ एन इशू दैट आई थिंक इज़ बीइंग एंटायरली मिसहैंडल्ड। मोटिवेशंस क्या है सरकार ही जानती है। इस पे वापस वही निताई वाली बात आ गई कि जो डिफाइन करने वाले ही पावरफुल हैं, तो जनता क्या करेगी। ये तो है। तो यहाँ ये डिफाइन कर रहे हैं अरावली को ऐसे। ओके। तो ये दिक्कत यहाँ भी आ गई। अरावली तो अभी प्रोटेक्ट कर दी सेंटर ने, एक नोटिस डाल के, नोटिफिकेशन सॉरी। तो वो नोटिफिकेशन क्या कहता है कि अभी हम एक नोटिफिकेशन सेंटर ने अभी रिसेंटली जब हाहाकार हुई तो कर दिया कि अरावली में कोई भी फ्रेश माइनिंग लीज इशू नहीं होगी। बहुत बढ़िया। पर नोटिफिकेशन होता है सर, कभी भी हट सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया कि 100 मीटर से ऊपर ही अरावली का पहाड़ गिना जाएगा, और उसके साथ ये भी कहा इन ऑल फेयरनेस कि उसके 500 मीटर एक्सटेंड करता हुआ कोई और होगा तो वो भी उसी के साथ जोड़ दिया जाएगा। तो काफ़ी प्रोटेक्शन आ जाएगी शायद। बट पब्लिक का व्यू ये है कि अबाउट 92% ऑफ द अरावली विल नॉट क्वालिफाई। सो 92% अरावली नहीं रहेगा। 92%। हाँ जी। तो 8% ऊपर रह जाएगा। एक मैं किसी टीचर की वीडियो भी देख रहा था कि उन्होंने ये बताया था कि काफ़ी जाने माने टीचर है कि अगर आप अरावली काटते हो तो उससे जो बालू उड़ के आएगा वो कहाँ जाएगा, हिमालय पे। और जब धूप आएगी, अभी तो ठंड है, जब धूप आएगी तो बालू क्या करता है, हीट अब्जॉर्ब करता है। तो वो हीट अब्जॉर्ब करेगा बालू, और जब करेगा तो हिमालय पिघलेगा, पिघलेगा तो बाढ़ आएगी। तो काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन भी था उनका इस चीज़ पे। ये वो खान साहब हैं क्या? मैंने देखी नहीं है पर मैंने सुना है इसके बारे में। सो ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे भी नहीं है, इसलिए मैं बट स्पीकिंग प्योर फिजिक्स पॉसिबली यस। पर आई थिंक आप पहले तो फाउंडेशनली नीचे ही बैठ जाओ ना, ऊपर की तो बाद में देखेंगे। आप नीचे तो बैठ के बात करो कि भैया ये अरावली ही हटाना क्यों, किस चीज़ के लिए, क्यों रीडिफाइन कर रहे हैं हम। हाँ सही बात है। चाहते क्या हैं? और भी तो मुद्दे हैं देश में। करेक्ट। जैसे मैंने ऑब्जेक्शन रीजंस, आप ऑब्जेक्शन रीजंस बताएं ना, आप क्या अचीव कर रहे हैं इससे। हाँ सही बात है। सो समझ नहीं आया क्या कर रहे हैं। आई थिंक सरकार भी बहुत सारे मुद्दे को छोड़ के ऐसे ऐसे मुद्दों पे काम कर रही है जिन पे शायद कोई ज़रूरत भी नहीं है काम करने की। नहीं, सरकार के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, काम भी कर रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही। ऑब्वियसली ये नहीं कह रहा नहीं कर रही, बट इन मुद्दों पे कह रहा हूँ। करेक्ट। तो यहाँ एक बेसिक सवाल उठता है कि इन सच सिचुएशंस लोकल पीपल, जो लोग हैं, जो वहाँ के वासी हैं, क्या उनका व्यू लिया जाना चाहिए? बिल्कुल। शुड दे हैव अ वोट? होना चाहिए कि हम आपका पहाड़ काटने जा रहे हैं, मैं सेंटर हूँ, मैं राजस्थान नहीं हूँ, या मैं राजस्थान भी हूँ, तो अब राजस्थान है कौन?
स्टेट। राजस्थान सिर्फ राजस्थान की लेजिस्लेचर नहीं है, वो तो रिप्रेजेंटेटिव है, राइट। राजस्थान बाकी लोग सारे मिला के राजस्थान बनता है। तो मान लीजिए एक कंस्टिट्यूएंसी में मान लीजिए 5 लाख लोग हैं या 3 लाख लोग हैं, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव है, पर अगर वो 5 लाख से पूछे बिना उनका घर उजाड़ दिया जा रहा है, बहुत गलत है। तो क्या उनकी उसमें कुछ सुनवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उनका कुछ अधिकार नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो ये गवर्नेंस का भी इशू बन जाता है, जो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हम पंचायती राज करेंगे। अब पंचायत क्या, छोटे छोटे ग्रुप बन गए ना, तो हर गांव में पंचायत, और वो पंचायत फिर वोट करे और वो वोट डिसाइड करे उसके बाद ऐसे इशू पे। तो कुछ इशू ऐसे रख लो, एनवायरमेंटल इश्यूज रख लो, जहां आप एक इकोलॉजिकल चेंज इतना बड़ा लाने वाले हो। आप ये रख लीजिए कि आप वहाँ के लोगों से पूछ के करोगे। उद्योगपति आ गया, उद्योगपति ज़मीन ले गया, सरकार ने नोटिफिकेशन दे दी और लोग अपने घर छोड़ के चले गए, उनको वादे दे दिए गए, आपको नौकरियाँ मिलेंगी, रीसेटलमेंट होगी, आपकी रीलोकेशन होगी। 5 एकड़ से चल के वो 500 गज पे आ गए, 500 गज उनको शहर में मिल गया, वहाँ उनके पास नौकरी नहीं है, क्या बचेगा? कुछ नहीं। हमारे समाज का क्या होगा? तो हमें गांधी जी के पास वापस जाना पड़ेगा कि गांधी जी ने बोला था कि ये पंचायती राज करना चाहिए। आई थिंक समय आ गया है कि हम पंचायती राज को वापस एम्पावर करें तगड़ा, कि इवन ऑन दीज इश्यूज जहाँ पे स्टेट की पावर है या सेंटर की पावर है, वहाँ भी पंचायत एक फाउंडेशनल बेसिस बनेगी डिसीजन मेकिंग का, तो ही ऐसे मुद्दे हल हो सकते हैं। नहीं तो ये ऊपर से निर्णय आ गया और लोग फंस गए और फाइनल हो गया कि जजमेंट आ गई, अब आप कुछ नहीं कर सकते। अभी भी कर सकते हैं, अभी भी सेंटर कैन गो बैक टू द सुप्रीम कोर्ट एंड से वी आर रीडिफाइनिंग इट। सेंटर जाएगी ना, सेंटर जाएगी, वो जाएगी नहीं जाएगी, नहीं दैट्स एन इशू। नहीं, जनता भी जा सकती है चैलेंज के, जा सकते रिव्यू हैं, होती है, रिव्यू के लिए चले जाओ। रिव्यू का सक्सेस रेट बड़ा कम होता है, सो कितना सक्सेस रेट होगा पता नहीं, सक्सेसफुल होंगे वी डोंट नो, पर अगर डिसीजन मेकिंग में ही पावरफुल होते तो ये सक्सेस रेट इररेलेवेंट हो जाता, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। नीचे से ही लोग अपनी तरफ से ही अपने व्यूज़ रख के ये चीज़ होने ही नहीं देते। आज इसीलिए हुआ है क्योंकि ऊपर से नीचे धकेला जा रहा है, नीचे से चढ़ता हुआ जाता है तो सही गलत सबकी हाँ होती है उसमें, बट अभी ऊपर से ऊपर ही हो जाता है, नीचे ऊपर से जाता ही बरसता है नीचे, नीचे तो जाते ही नहीं है डिसीजन के लिए। हाँ। तो अभी जैसा कि आपने बताया इस पूरा मुद्दा, काफ़ी अच्छे से आपने इस मुद्दे को डिस्क्राइब किया है। अब अगले मुद्दे पे आते हैं, AQI। दिल्ली का AQI काफ़ी हालत ख़राब है हमारे दिल्ली की, जैसे कि हमें दिखता भी है बाहर जाकर हम निकलते हैं जब जी, जितना AQI शायद दिखाया जाता है, हाँ, बोला जाता है, क्लेम किया जाता है, उससे कहीं ज़्यादा है AQI फील होता है। हम जब दूसरी स्टेट में जाते हैं तो पता चलता है कि हाँ साफ़ हवा मिल रही है, बेटर हवा मिल रही है। जब दिल्ली आते हैं तो हाँ, ये वही कटोरे वाला इशू, हाँ कि कटोरे में बैठा है तो पंजाब का गंद जब पराली जलती है तो वो यहाँ आ जाता है, हवाएं ऊपर से नीचे आ रही हैं तो गंद यहाँ रह जाता है। दिल्ली की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, दिल्ली हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द कंट्री, तो दिल्ली की गाड़ियाँ भी पोल्यूट करती हैं, दिल्ली में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी पोल्यूट करती है। तो एज अ रिस्पॉन्सिव मेजर वो ग्रैप डाल दिया गया, ग्रैप के स्टेजेस बना दिए गए, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट बनाई गई, सब सुप्रीम कोर्ट ने कराया था, ये अपने आप नहीं हुआ। ओके। तो कोर्टें भला करना चाहती हैं। अब AQI में एक और मज़ेदार बात आ गई। क्या? AQI में कहने लग गए कि जी ये जो WHO प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड है जी, ये गलत है, अच्छा, हम इसको नहीं गिनेंगे। और जो पूरी दुनिया गिन रही है वो दुनिया गलत है जी, हमारे इंडियन सर्कमस्टांसिस में, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल कंडीशंस में ये अप्लाई नहीं करता। हाउ, कैसे कह सकते हैं वो ये? कहने में क्या है? अच्छा, सो अब रीडिफाइन करेंगे तो हम वी विल अक्लाइमेटाइज इट टू द इंडियन स्टैंडर्ड्स, की जो इंडियन वातावरण है उसके हिसाब से हम बनाएंगे। तो चलिए सर, तो गेम सारी अगर आप देखोगे, जैसे हमने उन्नाव देखा, डेफिनेशन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, अरावली देखी,
definition of a mountain range called Aravalli. AQI देखा, definition of AQI and what constitutes the various factors that we will measure for AQI, healthy, unhealthy, severe, hazardous, जो भी है. सारी 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 सृष्टि हमारी डेफिनेशन पे तुली है, बसी है यहाँ पे. तो अगर मान लीजिए अगर एक नया एक सिस्टम आता भी है AQI को हटाकर, हाँ. इंडिया में, इंडिया खुद का, तो फिर भी तो दिल्ली टॉप पे रहेगा. नहीं रहेगा ना जी. अगर आप बोल रहे हो दिल्ली का, अगर आप बोलते हो दिल्ली 40 का AQI मान लीजिए, बहुत फ्रेश एयर है, तो फिर बाकी जगह तो और भी ज्यादा फ्रेश है, फिर ये भी तो रहेगा ना फिर. बिल्कुल है. तो फिर दिल्ली कहाँ साफ हो गई. अब एक और कर लेते हैं. आप एक नंबर बोल के दिल्ली साफ थोड़ी कर दोगे सर. मैं कानून बनाता हूं. वैसे मैं अपनी बात दे रहा हूँ कि आप एक नंबर दे के दिल्ली को साफ थोड़ी कर दोगे. नहीं, हवा आप तो हमें दिखती है बाहर जाके. देखिए, हवा आपको दिखेगी, सब कुछ दिखेगा, पर आपको एक जस्टिफिकेशन मिल जाएगी कि भैया दिल्ली की सिचुएशंस में जी, दिल्ली के सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए जी, तो दिल्ली में अगर इतना लेवल है तो वो एक्चुअली इतना लेवल है, क्योंकि इसमें बाकी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं जिसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. पर फायदा क्या, वो तो हवा थोड़ी बदल जाएगी उससे. फायदा तो मेरे को है ना. क्या, मैं जो कानून बना रहा हूँ, अब मेरी रिलीजेस सारी उसी हिसाब से चलेंगी. हाँ कि अभी हवा की क्वालिटी बढ़िया है, पर कुछ फायदा अब आप कंपैरेटिव AQI देखेंगे जो WHO स्टैंडर्ड है, रहेगा. वो तो है कि भैया आप लोग तो मरने की कगार पे बैठे हो. बिल्कुल राइट. पर मैं कह रहा हूँ जी हमारे हिसाब से तो ये बढ़िया है. बहुत बढ़िया हवा है. राइट. तो इसका मतलब, इसको आप सिंपली इस तरह से देखें कि दूध क्या है. दूध पर दूध को डिफाइन कीजिए. क्या डिफाइन करूं. सो दूध वो है जो किसी जानवर के थन से आता है और हम लोग कंज्यूम करते हैं. मान लीजिए ये डेफिनेशन दे दी हमने, और वो 4 प्रकार के दूध होते हैं या 5 प्रकार के दूध होते हैं, और वो यहाँ से आएंगे. अब आपको पता कि दूध रीडिफाइंड है टू इंक्लूड वाटर. अच्छा, ओके, समझ गया. दूध रीडिफाइंड है टू इंक्लूड वाटर अलोंग विद कंडेंस्ड मिल्क. सो आज आपको जो टोन्ड मिल्क मिलता है या होमोजेनाइज्ड मिल्क मिलता है, वो दूध, वो सारा दूध नहीं है जो थन से आया है. उसमें अलग अलग चीजें, बाहर की चीजें मिला दी गई हैं. जी, जी, मिलावट वाला दूध है वो जी, पर वो दूध है. दूध है. आज आप उसको दूध मानते हो, थैली में से लेते हो, बोलते हैं हाँ भाई अमूल का दूध है, बिल्कुल, या मदर डेयरी का दूध है, आ गया जी दूध. पर वो दूध नहीं है जो दूध एक्चुअली थन से आना था. तो उसी तरह से डेफिनेशन, वही डेफिनेशन अब AQI की जब चेंज हो गई, आप उसको मानोगे कि भैया यही AQI है. हाँ. तो आज आप दूध को मान के बैठे हैं, जो दूध पहले वाला दूध था नहीं है. अब AQI जो पहले वाली है नहीं है, पर आज कुछ साल बाद आप उसी को मानेंगे. AQI को रीडिफाइन कर दिया. वही है गेम. कोई नहीं, पर उससे हवा नहीं चेंज होगी, वही रहेगी. मैं तो आखिरी में यही बोलूँगा इस मुद्दे पे. बोलो. जी. तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले मुद्दे पे. पुलिस, काफ़ी प्यार मिला आपको पुलिस वालों से, काफ़ी हाँ जी. दुलार मिला. उन्होंने कहा कि फाइनली किसी ने हमारी बात सुनी, किसी ने हमारी बात रखी, किसी ने आके हमारी स्क्रीन पे बात बोली हमारे बिहाफ पे. तो कैसा लगा आपको ये इतना कुछ अपना प्यार देख के, इतना सारा? देखिए जी, मिक्स्ड फीलिंग्स. ओके. पुलिस वालों का प्यार बहुत अच्छा लगा, उनका दर्द सुनना बहुत अच्छा लगा. बहुतों ने मेरे को प्राइवेट मैसेज भेजे, बहुत अच्छे भेजे. पब्लिक से जो उम्मीद थी वो नहीं आई. पब्लिक से एक चीज समझ आ गई कि पब्लिक को जो मैं समझाना चाहता था वो नहीं समझे, वो पब्लिक शायद नहीं समझी. उन्होंने IPS के यूनिफॉर्म के रूल्स पढ़ने को बोला मेरे को, जो कि मैं पहले पढ़ चुका था. आइडिया था, फिर मैंने वापस जाके ध्यान से पढ़े. सो IPS के रूल्स डिस्क्रेशन देते हैं IPS ऑफिसर को. डिस्क्रेशन, यूनिफॉर्म पहनने का. डिस्क्रेशन मतलब अगर उसकी इच्छा है तो पहन ले, अगर उसकी इच्छा नहीं है ना पहने. और कौन सी सिचुएशंस में उसको पहनना कंपलसरी है. ओके. बहुत से लोगों ने लिखा कि कोर्ट में जाके दिखा बिना यूनिफॉर्म के. हाँ, नेगेटिव फीलिंग. नो नीड टू से दैट. मैंने पढ़ा था वो कमेंट. दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है. बहुत से लोगों ने लिखा कि पुलिस घूस खाती है. डिनाई नहीं कर सकते, पर देता कौन है उसको? नहीं, आप देने वाले हो, ये जस्टिफिकेशन ठीक है. आप अपने आप को एक, अगर आप चाहते हो कि आप 5,000 6,000 के चलान से बच जाओ, 500,000 दे के, तो दे भी तो आप रहे हो, इतने अच्छे हो खुद भी, तो आप ही. देखिए इसमें फिर अगर आप कहोगे देता कौन है, तो अगर लेने वाला मिलेगा तो ही तो दोगे.
अगर आपको पता है वो लेते ही नहीं और आपको अंदर कर देंगे, फिर? पर आप भी तो दे रहे हो। नहीं, मैं दे रहा हूँ, तो ताली एक हाथ से पर अगर मेरे को ये डर हो कि पुलिस वाला नहीं लेता, जैसे हम विदेश जाते हैं, आप देखे देखिए उधर, वो आपको सीधा अंदर करेगा फॉर ट्राइंग टू ब्राइब हिम, राइट? सो ये आर्ग्यूमेंट तो दोनों तरफ चल जाएगी दोनों तरफ जाएगी कि आप देते हो तो लेते हैं। भैया, जब आपको इतना भय हो, आपको ये पता हो कि पुलिस को घूस नहीं दी जा सकती, तो आप ऑफर भी नहीं करोगे। तो आप कोर्ट में जाते हो, आपके जज को सामने पैसे पकड़ाते हो कि ले भाई जजमेंट दे दे, नहीं करते ना, अंदर कर देगा। हाँ। तो यहाँ आपको लगता है यहाँ आप कर जाओगे क्योंकि है कुछ है इधर, बट दैट इज ऑल्सो नॉट व्हाट आई वाज एमिंग फॉर। मेरे को ये था कि आप कभी पुलिस वाले को समझने की कोशिश करें। आप बाहर जा रहे हैं, कहीं रेड लाइट पे रुके, AQI हमारा 800,000 जो भी है, या आपका AQI मान लीजिए 35 भी है, राइट? पुलिस वाला वहाँ सड़क पे आपके लिए खड़ा है जी। आप उसको मुस्कुराई दें, एक नमस्ते ही कर दें, करके तो देखो। कोई करता है? नो। हमारी दिवाली आती है, आप कोई दिवाली देने जाता है? आप अपने अंकल दोस्त जिससे काम कराना है उसको दिवाली बांटने जा रहे हो। आपने कभी अपने लोकल थाने में भेजी दिवाली? नहीं। आपने कभी अपने बीट कांस्टेबल को हैप्पी दिवाली किया जो आपके यहाँ घूम रहा होता है? नहीं किया, कोई नहीं करता। प्यार बढ़ाओगे तो प्यार मिलेगा। आप अपनी दिवाली समझ लीजिए या कोई भी त्यौहार समझ लीजिए, आप त्यौहार मनाते हो, पुलिस वाला त्यौहार झेल रहा होता है। आपके यहाँ लड़ाई होती है, आपके यहाँ पटाखे ज़्यादा बजते हैं, बगल वाला कोई कंप्लेंट करता है, पुलिस वाला ही आता है। उसका घर खाली है, उसकी दिवाली खाली है, उसकी होली खाली है, वो सड़क पे घूम रहा है। वो आप अप्रिशिएट नहीं करते हो, कहते हो जी उसको तो सैलरी मिलती है। उसको सैलरी ज़रूर मिलती है, पर उसकी सिचुएशन समझेंगे, अगर आप उसको प्यार देंगे तो वो आपको प्यार वापस देगा। हम घृणा देते हैं, घृणा बांटोगे घृणा मिलेगी। ये सिचुएशन है एक। दूसरा, लोगों ने कंपेयर करना शुरू कर दिया कि ये UPSC पास करके आता है IPS वाला। एक एग्ज़ाम पास कर लेने से आपने एक अचीवमेंट जरूर दिखा दी, पर उससे आपकी एंटाइटलमेंट आपकी नौकरी है। पुलिस वाला भी सिलेक्शन पास करके आता है। पुलिस वाला भी जो लोअर रैंक्स में है उसकी सिलेक्शन होती है बाकायदा। उसके बाद ही अगर लाख अप्लाई करता है तो उसमें से शायद 100 हायर होता है। वही रेशियो होगा लगभग जाके, क्योंकि नंबर्स नीचे ज़्यादा है। अब उसको ये कहना कि भाई नहीं तू बाहर खड़ा रहे, ठीक है खड़ा रहे, उसकी ड्यूटी है, राइट? यूनिफॉर्म की बात थी। यूनिफॉर्म का अलाउंस एक कांस्टेबल को 10,000 रुपये मिलता है, IPS वाले को 50,000 रुपये मिलता है। IPS वाले को इससे भी ज़्यादा अलाउंसेस मिलते हैं बहुत चीज़ों में। यस। सो मैं पर्टिकुलरली अगर यूनिफॉर्म के मुद्दे पे बोलूं तो अगर किसी ने यूनिफॉर्म ज़्यादा इस्तेमाल करनी है तो उसको यूनिफॉर्म के ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए कि कम? आप लॉजिक लगाओ। ज़्यादा। करेक्ट। सो आप उसको ज़्यादा दीजिए ना। HRA हाउस रेंट अलाउंस, राइट? उसको कम मिलता है, सैलरी से रिलेटेड है, राइट? और उसको घर नहीं मिलता जो फौजी को मिलता है। फौज से भी कंपेयर किया लोगों ने, बोला जी फौज वाला जान देता है हमारे लिए, क्या पुलिस वाला जान नहीं देता? आपने मरे हुए पुलिस में नहीं देखे? बिल्कुल जान जाती है उनकी। वो रोज रात को जान देता है, वो पिकेट पे खड़ा है, जान दे रहा है। उसको मिलता कौन है? चोर मिलते हैं। आप कहते हो हमारे साथ मिसबिहेव करता है, उसको मिलते कौन है? दिन रात उसको मिलते कौन लोग हैं? चोर, उचक्के, बदमाश। तो आपको कौन सी नज़र से देखे? लोग मेरे को कहते हैं आप वकील की तरह बात करते हो, आपसे बहस कौन जीते? मेरा एक थॉट प्रोसेस बन गया ना। सो इतने साल प्रैक्टिस करते हुए मेरा एक थॉट प्रोसेस बन गया है कि मैं हर चीज़ पे सवाल करूंगा आपसे। जब तक मैं मुद्दे की तय तक नहीं पहुंचूंगा मैं सवाल करूंगा। बनता भी है। पुलिस वाले का ये नज़रिया बन गया कि वो हर आदमी को शक से देखेगा। वो उसका काम ही वही है, उसमें वो ढल चुका है। उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज आप नहीं देख रहे हो कि वो इन चीज़ों को झेलते हुए, घर की टेंशन्स को देखते हुए कहाँ जा रहा है वो, उसकी ज़िंदगी क्या है। आप सिर्फ ये देख रहे हो कि जी ये हमको फंसाते हैं। फंसाते भी हैं, उन्नाव में हमने देखा फंसाया, डेफिनेटली, राइट? पर कहाँ से? MLA ने किसके साथ कॉरेस्पॉन्ड किया था? SP के साथ किया था। नीचे वाला जो पुलिस वाला है, भले ही उन्नाव हो, भले ही अरावली हो, भले ही AQI हो, नीचे वाला हर लेवल पे उसको झेल रहा है।
उसको ऑर्डर कहाँ से आ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं, आईपीएस से आ रहे हैं। आईपीएस वाले को एमएलए इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये एक बड़ा अजीब सा कंसोर्शियम सा बन गया है जिसमें नीचे वाला उसके पास चॉइस ही नहीं है। सो अगर मैं होता तो मैं भी ये देखता कि यार चल बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लेता हूँ, मैं क्यों इसके खिलाफ चलूँ? तो यहाँ बहती गंगा वाला हिसाब हो चुका है। गंगा कोई बहा रहा है, इसको बेचारे को चॉइस है नहीं, नहाएगा। तो ये पुलिस वाले की दुविधा है। एंड आई फाइंड दैट लोगों को आज के दिन में प्यार से देखना नहीं आता पुलिस वाले को, या उससे प्यार से पेश होना नहीं आता। तो यहीं पे हमारे साथ टॉपिक ख़त्म होते हैं और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। थैंक यू आशु। हर बार यहाँ आके मेरे को कुछ ना कुछ नई सोच मिल जाती है आपसे डिस्कस करते हुए। बिल्कुल। आपकी जनरेशन की थिंकिंग या आपकी जनरेशन की क्वेश्चनिंग कैपेसिटी मेरे दिमाग को चला देती है। तो थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग मी यंग। Okay. Thank you to Psychorian also. And thanks to Psychorian for making so many happy marriages. Yes. And Giving us not this giving platform us also. and giving us this platform and not giving us lawyers a chance to have more matrimonial cases by making sure marriages succeed. Yes. Okay. Thank you, sir.